आज सुनिए अजय जुगरान जी की लिखी हुई कहानी हरी राम। अजय जुगरान जी व्यवसाय से एडवोकेट हैं, लेकिन साहित्यिक अभिरुचि की वजह से कविता और कहानी लेखन में भी उनकी पैठ है। वे एक स्थापित कवि और कथाकार हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी हरी राम मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। खट खट खट। उस सुबह एक बार फिर हरी राम ने हमारे गेट के लोहे की कुंडी को उसके लकड़ी के फ्रेम पर 3 बार थपथपाया। माँ को देखकर शायद पिछली भूल चूकों को स्वीकार करते हुए उसने हाथ जोड़ सर झुकाकर अपने स्वर में विनय और प्रार्थना मिलाकर कहा, भाभी जी प्रणाम। भाभी जी, हो सके तो बस 20 रुपये एडवांस दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पक्का गारंटी वापस लौटा दूंगा अगले महीने। हाँ, सर छुपाने को एक टूटा फूटा घर छोड़ अपनी सारी संपत्ति बेच खा पी या जुए में हार चुका हरीराम उधार भी बयाना या एडवांस बोलकर मांगता था। हालांकि माँ से इसी आधार पर लिए गए पिछले 100 रुपये उस पर कई महीनों से बकाया थे। उसने गारंटी और जिम्मेदारी जैसे शब्दों के साथ इस नए एडवांस को जल्द वापस करने का वादा गेट से ही एक बार फिर हाथ जोड़कर दोहराया। माँ ने उत्तर में हाथ जोड़े किंतु कुछ नहीं कहा और हमेशा की तरह उसमें उसके दिवंगत मेहनती पिता की झलक देख उसे गेट खोल अंदर आंगन में आने का इशारा किया। ये दुर्भाग्य का मारा अकुशल बुरी आदतों का गुलाम आदमी स्पष्ट रूप से किसी काम के योग्य नहीं था, लेकिन माँ ने उसे उधार देने के बजाय आंगन की धूप में नहा रहे पहले से ही साफ सूखे गेहूं को साफ करने का काम दिया। इस पर वो मोटे खाली जूट के थैले पर अपना पिछवाड़ा टेक बैठ गया और काम करने लगा। ये काम और कुछ नहीं, बस माँ द्वारा अपने दान को अपनी अघोषित काम के बदले दाम योजना के अंतर्गत छिपाने का तरीका था। उसके ऐसे व्यवहार में कबीर की वाणी, साधु गांठ न बांधई उधर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े जब भोगे तब दे, और रहीम की बोली, रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांग न जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाए, का गंगा जमुना सा अविरल प्रयाग प्रत्यक्ष प्रकट होता रहता था। एक पल भी रुके बिन अपना घरेलू काम जारी रखते हुए माँ ने हरीराम से उसके परिवार का हालचाल पूछा। बस एक बार राम भरोसे कह आगे की बातचीत में उसने हाँ ना नुकुर सर हिला और चुप रहकर अपना योगदान दिया। माँ ने उसे गाजर गोभी के खट्टे मीठे अचार के साथ 3 दाल भरी रोटियां और 1 गिलास गर्म अदरक की चाय परोसी। उसने भूखे शेर की तरह सब पल भर में खा पी जल्दी सारे गेहूं को 2-3 ढेरों में समेट बरामदे की सीढ़ियों पर धूप में गर्म हो रहे चमकदार एल्युमिनियम के गोल डिब्बों में डाल दिया। उसके बाद उसने आंगन साफ करने के लिए मुलायम फूल झाड़ू उठाई तो माँ ने उसे रोककर 20 रुपये के साथ एक अखबारी कागज़ की थैली में 2 जोड़ी ऊनी मोजे थमाए। उसने अपनी कमाई को गौर से देखकर सर उठाया तो उसकी हल्की भूरी आंखों में नम निराशा और कृतज्ञता का मिश्रित भाव दिखा। फिर भी किसी तरह वो शुक्रिया बुदबुदाने में कामयाब रहा, शायद ये जानते हुए कि आगे क्या होने वाला है। वो अपराध बोध से मूर्तिवत वहीं खड़ा रहा। माँ ने कहा, हरीराम तुम बीड़ी शराब पीना कब छोड़ोगे? पिछली बार तुमने जो गारंटी दी थी उसका क्या हुआ? अपनी आदतें ठीक नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आगे कोई काम नहीं दूंगी। उत्तर में वो क्षण भर काँपा, फिर उसने अपना सर और नीचे झुका, हाथ जोड़ माँ को नमस्कार किया और गेट की ओर घूम गया। इस बार गेट की कुंडी से केवल एक बार ठक की आवाज़ आई और फिर सब शांत हो गया। मैंने सुना था कि हमारा घर हरीराम के जमींदार से ठेकेदार बने पिता की घोड़ा गाड़ियों में बिंदाल नदी से लाए गए पत्थरों की नींव पर खड़ा था। ये नींव उनके अपने बंगले की होनी थी, लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। ये चतुर अमीर कंजूस और मेहनती व्यक्ति कुछ अति महत्वाकांक्षी लोलुप लाभ लालसा के चलते उसे बेच शीघ्र ही छप्पर फाड़ लाभ की जगह टप्पर तोड़ नुकसान उठा सदमे में आकर 40 की उम्र में ही गुजर गया। फिर भी हरीराम सहित उसके 3 अन्य पुत्रों को बहुत कुछ विरासत में मिला। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन की कहावत को चरितार्थ करते ये आलसी खर्चीले और बुरी आदतों के गुलाम तब तक उस विरासत के टुकड़ों टुकड़ों को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहे जब तक कि उनके पास पैसे खत्म नहीं हो गए।
समय के साथ साजिशों, विवादों और झगड़ों के कारण उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति कौड़ियों के मोल बेच दी और कई बार सड़कों पर ही आम लोगों के लिए तमाशा बने। हरिराम उम्र में अपने भाइयों से जीत गया, किंतु अपने विनाश के लिए वास्तविक और कथित प्रतिद्वंदियों और दुश्मनों से लड़ता रहा। ऐसी विनाशकाले विपरीत बुद्धि लड़ाइयों के लिए उसने अपने पिता की ज़मीनों और बगीचों में अपना बचा हुआ हिस्सा बार बार गिरवी रखा और बेचा, या फिर वो अदालती आदेशों तहत लेनदारों के हित नीलाम हो गया। इस तरह कर्ज में डूबकर वो कभी भी अपने कोई पैसे संबंधी वादे या गारंटी पर पूरे नहीं कर सका और मेरी गवाही में सालों साल माँ का भी मुफलिस देनदार बना रहा। धीरे धीरे ऊंचा नीचा गांव लगभग समतल हो एक बड़े मोहल्ले में बदल गया। फिर मोहल्ला कॉलोनी बना और कॉलोनी कुंज विहारों में बट गई। काम बदले, काम के दाम बदले, प्रतिस्पर्धा के पुरस्कार भी बदले, लेकिन लोगों के चरित्र नहीं बदले। उम्र के साथ उनके चेहरे बदलते गए, लेकिन उनके व्यक्तित्व का मूल वही रहा। विरासत में मिली अपने आप निर्मित और बाहरी रूप से थोपी गई समस्याओं के कारण हरिराम दूसरों की तुलना में अधिक तेजी से बूढ़ा हो गया और हर गुजरती सर्दी के साथ उसकी पीठ भी कुछ अधिक झुकने लगी। फिर एक रात, एक ऐसे वसंत में जो सर्दियों को पूरी तरह पीछे हटाने में हिचकिचा रहा था, देहरादून में इतनी घोर अंधकार भरी ठंडी बारिश हुई कि मसूरी की लगभग सारी पहाड़ियाँ बर्फ़ की सफ़ेद पंखी के नीचे छिप गईं। उस रात की सुबह बारिश फुहार में तो बदली, किंतु ऐसी कपकपा देने वाली हवा के संग कि सूरज पूरे दिन गर्मी के लिए बादलों की चादर तले छिपा रहा। मानो ये सब पर्याप्त नहीं था। उस देर शाम चंद्रमा के नीचे छोटी छोटी ज्वार की लहरों से हमारी घाटी काँप उठी। लोग अपने हिलते घरों से बाहर भागे, लेकिन हरिराम कहीं नज़र नहीं आया और ना ही किसी को उसकी कमी खली। अगले दिन सुबह किसी ने देखा कि वो अपने पुराने घर की टूटी छत के मलबे के नीचे दबा एक जर्जर खाट में अंडस्थ चिर निद्रा में सो रहा था। हरिराम के निधन के बाद कई दिनों तक जब भी हमें अपने गेट की कुंडी की ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती तो वहाँ किसी और को खड़ा देख मैं और माँ एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते। मैंने माँ को कभी नहीं बताया कि मुझे कभी कभी दिन के भरे उजाले में भी हरिराम हमारे आंगन में बैठा गेहूँ साफ करता दिखाई दिया। और फिर कुछ दिन बाद एक रात सपने में मैंने उसकी हल्की भूरी आँखों में नम हताशा के स्थान पर एक ऐसी चमक देखी जिससे लगा कि वो मुझे आश्वस्त कर रहा था कि वो एक बेहद अवतरण की ओर बढ़ चुका है जहाँ कोई उसे कष्ट नहीं है। इस सपने के बाद मैंने उसे फिर कभी अपने आंगन में नहीं देखा। अभी आप सुन रहे थे अशिक्षा, अभाव, अकर्मण्यता और नशे की चपेट में आकर चिर गरीबी में रहने वाले एक व्यक्ति की कहानी, जिसे लिखा था अजय जुगरान जी ने और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।